आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो COP27 टॉपिक दिया गया है वन दरोगा के लिस्ट में, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बहुत ही शानदार डिटेल देखेंगे। देखिए, इसमें एक ये क्योंकि अलग से टॉपिक दिया गया COP27, तो इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कौन सा एजेंडा इसमें था, कौन कौन सी इसमें मतलब कि योजनाओं को मतलब घोषणा की गई कि इनको लागू किया जाएगा, इसकी थीम क्या थी, है ना, UN जो संस्था करवाती उसका इतिहास क्या रहा था, पेरिस समझौता क्या रहा था, इसमें कौन कौन से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, एक एक डिटेल के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि टॉपिक अलग से दिया गया है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है कि हर एक टॉपिक पर डिटेल से बात की जाए। तो ठीक है ना, आज की इस वीडियो में हर एक टॉपिक पर डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जैसे देखते हैं कि ये जो COP27 कहाँ पर हुआ था। तो COP27 जो ये हुआ था 7 से 18 नवंबर 2022 में शर्म अल शेख, ये जगह कहाँ पर है, ये मिस्र में जगह है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन हो सकता है यही पूछ ले कि एक जो COP27 इसका आयोजन हुआ कहाँ पर था, तो ये मिस्र में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इसमें मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ठीक, इसको करवाता कौन है, ठीक, तो इसको संस्था एक है UNFCCC, ठीक, CCC। अभी इसके बारे में भी देखेंगे हम कि UNFCCC क्या है, इसका गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले भी देखते हैं हम कि तो COP27 का आयोजन जो है ये मिस्र के शर्म अल शेख में संपन्न हुआ था। फिर ठीक इसके बाद इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या थी, टुगेदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, तो इसकी थीम हो जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो संस्था करवाती है UNFCCC, ये आखिर क्या है। देखो, सबसे पहले हो सकता है इसका आपको सबसे फुल फॉर्म ही पूछ ले, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक। देखो क्या हुआ था, आपको अगर याद होगा सबसे पहले 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन होता है, ठीक। उसके बाद से आप लोग जानते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का प्लान बनाया गया है। उसके बाद क्या होता है, उसके जब 20 साल हो जाते हैं अर्थात 1992 में, ठीक, तो एक और पर्यावरण पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक, जिसको पृथ्वी सम्मेलन नाम दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो वहीं पर एक संस्था का विकास किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि थी UNFCCC, ठीक। तो इसका काम बेसिकली ये था कि हर साल या मतलब कुछ अंतराल पर जितने भी देश इसमें होंगे उनकी एक मतलब जितने भी उनके देशों के प्रमुख होंगे उनकी एक बैठक का आयोजन करना, ठीक। तो जो ये एक बैठक का आयोजन करते हैं उन्हीं को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है, ठीक, जिसको आप लोग शॉर्ट में COP जानते हैं, ठीक। तो यही COP27 हुआ था, ठीक। तो हो सकता है आपसे पूछेगा UNFCCC का फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा, तो वो भी आप जानते हैं। गठन कब हुआ था, 1994 में इसका गठन हुआ था और अगले ही साल 1995 में इसकी पहली मीटिंग हो गई थी, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य यही था कि भैया जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए इसका उद्देश्य गठन किया गया था, ठीक है ना। तो इसमें ये सब हो गया, इसके बारे में देख लिया है। फिर देखो देख सकते हैं, देखो वर्तमान में क्या है, इसमें कुल 198 सदस्य हैं, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। फिर देखो, अब जब ये COP27 हुआ है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एजेंडा रहे होंगे तय, जिसके बारे में मतलब जिसको लेकर के बैठक की गई थी। देखो सबसे पहले देखते हैं न्यूनीकरण, इसका मतलब क्या होता है। आप लोग देखो बेसिकली सुनते आ रहे होंगे कि जो है कि मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है, जिससे कारण क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, दुनिया का पूरा टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ पर। तो उससे क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो मतलब तटीय वाले जो देश हैं वहाँ उनको डूबने का खतरा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब कि जलवायु की इसका जो असर है पूरी दुनिया पर देखा जा सकता है। कहीं पर असामान्य स्थिति बाढ़ आ जाती है, कहीं पर अचानक से बारिश हो जाती है, तट डूबने वाले हो गए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया था कि जो टेम्परेचर हमारा पृथ्वी का बढ़ रहा है इसको कैसे भी करके 1.5 डिग्री तक रोका जाए। मैक्स 2 डिग्री तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, मतलब अंत तक कहा गया है इसको। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसको कितना डिग्री कम करने के लिए कहा गया है। जो मतलब जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है उससे कहा गया है कि उसका जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम जो है पिघलने लग जाएंगे और जो है कहीं ना कहीं इससे पृथ्वी पर जो है जीवन कुछ समय बाद रहना संभव नहीं हो पाएगा, ठीक। तो उसी को मतलब कि कम करने के लिए इसको कहा गया था। इसका जो आयोजन हुआ था मतलब ये टेम्परेचर कम किया जाएगा, इसका जो मतलब कि
हस्ताक्षर है ये पेरिस समझौते में किया गया था। ठीक, उसके अलावा देखो जब ये जो COP26 हुआ था, ठीक, तो वहाँ पर एक $100 बिलियन का मतलब की घोषणा की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि हर साल मतलब $100 बिलियन जो जितने भी देश हैं इकट्ठा करेंगे और जो जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन आज तक इस पर कोई ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। ठीक, एक ही बार केवल ऐसा हुआ था कि जब $100 बिलियन इकट्ठा हुए थे। अदरवाइज अब से लेकर मतलब जब से इसकी घोषणा हुई थी था 2009, तो अब तक कोई ऐसा साल नहीं गया जहाँ पर पूरा 100 बिलियन आया हो और उसको खर्च किया गया हो। ठीक, इसका उद्देश्य ये था कि आखिर देखा जाए कि इन सब मतलब चीज़ों पर आखिर मतलब काम क्यों नहीं हो पा रहा है। भाई जो $100 बिलियन का लक्ष्य 2009 में रखा गया था उसको अभी तक पार नहीं पाया गया था। इसका लक्ष्य ये था कुल मिला के कि हर साल $100 बिलियन का खर्च करना है जलवायु परिवर्तन को लेकर के। ठीक, फिर यहाँ पर एक मतलब कि प्रॉफिट और लॉस या हानि और क्षति की इसमें देखो बात की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसमें देखो ये कहा गया था COP27 में कि जैसे जो मतलब विकसित राज्य विकसित देश हैं इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। ठीक, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है तो कहीं ना कहीं यही तो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान इन्हीं लोगों का तो है। तो इनको चाहिए कि एक ऐसा मतलब कि फंड बनाएं, ठीक, जिसमें क्या करें जो ये विकासशील देश हो गए या जो मतलब कि गरीब देश हो गए उनको मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएं, ठीक, फंड प्रोवाइड कराएं जिससे क्या करें वो लोग भी अपना अच्छे से विकास कर पाएँ, है ना, जिससे क्या हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, मतलब वो संसाधनों का ऐसा प्रयोग कर पाएँ जो कि आने वाले समय के लिए भी बचा रहे। अब हम देखते हैं कि जो है ये पेरिस समझौता क्या हुआ था। तो अब देखते हैं पेरिस समझौता आखिर क्या था जिसके बारे में इतनी विस्तार से चर्चा की गई है COP27 में। ठीक ना, देखो इसका आयोजन सबसे पहले स्वतः आपसे पूछ लें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 2015 में पेरिस में होता। COP21 में इसको अप्लाई किया गया था और लागू किया गया था। किसको? एक तो हो गया था जो मतलब कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक, और जो वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट रखा गया था, ठीक है ना, बचाने के लिए उसका भी रखा गया था। ठीक, उसके बाद जो मतलब कि निष्कर्ष निकले हैं COP27 में प्रमुख रूप से उनके बारे में देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपसे। ठीक, एग्जाम में पूछ लेगा कि जो ये अवेयर ये आखिर क्या है। तो ये क्या है? एक्शन ऑन वाटर एडाप्टेशन फॉर रेजिलेंस। मतलब वहाँ पर ही देखो इसमें इस बात पर चर्चा की गई थी। देखो क्या, और सबसे पहले क्या हो रहा था कि आप लोग सुनते ही होंगे कि जो पृथ्वी से पीने वाले जो पानी की है समस्या हो रही है। मतलब कि हिम ग्लेशियर तो पिघल रहे हैं लेकिन क्या वो सब समुद्र में जा रहे हैं? समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है। ठीक, तो कैसे पीने वाले पानी का संरक्षण किया जा सके, ठीक, जो पीने वाले स्रोत हैं उनको कैसे बचाया जा सके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा किया गया था। तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि जो ये अवेयर था इसका संबंध किससे था? ठीक, तो इसका संबंध था वो जल संरक्षण से था। ठीक, इसका आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एक्शन ऑन वाटर एडाप्टेशन ऑन रेजिलेंस हो गया। ठीक, फिर इसके बाद देखो एक ये भी था IRF। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म था इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस एक्सेलरेशन फंड। ठीक, इसका भी इसमें कहा गया था कि जो है जो मतलब बेसिकली इसका मतलब ये था डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर था। मतलब कैसे अगर कहीं पर डिजास्टर आता है तो उसको कितनी आसानी से कितनी जल्दी तरीके से उसको मैनेज किया जा सके। ठीक, इसका मतलब इसमें था। फिर इसके बाद ग्लोबल शील्ड प्लान था। देखो इसमें क्या दिया गया था, जिससे ग्लोबल शील्ड आपसे हो सकता क्वेश्चन पूछ ले कि ग्लोबल शील्ड जो प्लान लाया गया है COP27 में उसका संबंध किससे है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कहीं पर किसी देश में कोई अचानक से जलवायु की आपदा आ जाती है, ठीक, क्लाइमेट को लेकर के वहाँ पर कोई ऐसा आपदा आ जाती है जो कि मतलब इतनी भयानक आपदा होती है कि मतलब वहाँ का जो संसाधन हो जाता है, अर्थव्यवस्था हो जाती है, चौपट हो जाती है। ठीक, तो उसको लेकर क्या हो जाएगा, मतलब एक फंड बनाया जाएगा और उस देश को जो है आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। ठीक, तो इसका मतलब यही था ग्लोबल शील्ड का मतलब। तो इसका मतलब ये था कि एक वित्त पोषण ऐसा सिस्टम विकसित किया जाएगा जो जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक ना, इसमें जैसे क्या कौन कौन से देश शामिल हो गए हैं इसमें, जो मतलब विकसित देश जैसे G7 देश हो गए हैं, V20 समूह शामिल हो गए। अक्सर ये V20 समूह क्या है इसके बारे में भी आगे से डिस्कस करेंगे। तो इसके तहत क्या हुआ, जैसे अब पाकिस्तान को जो है भी ग्लोबल शील्ड पहल से धन प्राप्त करने वाला ठीक पहला देश होगा। अच्छा, अगर आप लोग को याद होगा लास्ट ईयर में क्या होता, पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मतलब बाढ़ आ गई थी। ठीक, तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को दान दिया गया था। तो क्या हुआ है कि मतलब ग्लोबल हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ग्लोबल शील्ड प्लान के तहत
ठीक। जो COP27 में आयोजित हुई थी उसके तहत जो मतलब कि राशि पाने वाला पहला देश कौन सा था, तो वो था पाकिस्तान था, ठीक। तो आप लोग से हो सकता है क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है, क्योंकि देखो क्या है, COP27 एक अलग चैप्टर के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं कि ये मतलब डिटेल में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक। फिर जैसे अभी हमने यहाँ पर बात किया है कि वल्नरेबल 20 क्या होता है, ठीक। तो वल्नरेबल 20 की स्थापना जो है ये कब 2015 में पेरू की राजधानी लीमा में हुई थी, ठीक। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी। और उसके अलावा इसमें आपको याद रखना है कि भारत जो है ये भी V20 समूह का भाग मतलब कि सदस्य नहीं है, तो बस इतना आपको याद रखना है, ठीक। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, पेरू लीमा में की गई थी, ठीक है ना, और भारत इसका समूह नहीं है। फिर देखो इसमें एक ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, देखो इसमें क्या है, ठीक। देखो इसमें मतलब कि जो इसमें बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है उसके बारे में बात किया गया कि मतलब कैसे अगर हम जो मतलब कि जो जीवाश्म वाली ईंधन होते हैं जिसमें मतलब रेसिड्यू बचता, जैसे कोयला वगैरह हुआ, उनको हम कैसे पीछे छोड़ करके मतलब ऐसे जैसे कि विंड एनर्जी हो गया है, ठीक। विंड एनर्जी, देखो विंड एनर्जी क्या होता है कि मतलब जो आपने देखा होगा पवन चक्की वगैरह से जो मतलब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको विंड एनर्जी, ठीक। तो मतलब ऐसा मतलब कि तंत्र तैयार किया गया है जिसको गोवा कहा गया है, तो वहाँ पर मतलब विंड एनर्जी को बढ़ाया जाए। जैसे डेनमार्क वगैरह में क्या हो गया है, डेनमार्क वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा इसको पवनों का देश कहा जाता है, ठीक। तो इसकी ही मतलब कि मतलब मौजूदगी में मतलब कहा गया है कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित जो इनके पास हैं उनको और भी देशों में मतलब कि ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे वो लोग भी क्या हो सके अपना मतलब सस्टेनेबल मतलब एनर्जी की ओर जा सके, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अपना कदम बढ़ा सके, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया था कि यह अपतटीय पवन ऊर्जा की तैनाती में तेजी लाने के लिए सरकारी, निजी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं हितधारकों को एक साथ लाएगा। मतलब इसका बेसिकली ये प्लान था कि मतलब अगर कोई देश या संस्था ऐसा है जो मतलब इसको लेकर के अपने वहाँ पर एनर्जी को लेकर काम करना चाहेगा, तो यहाँ पर एक संस्था बनी हुई है कुछ देशों को लेकर के, तो वो उनको फंड प्रोवाइड कराएंगे, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कराएंगे। बेसिकली इसका मतलब यही था, ठीक। तो ये था COP27 जिसमें हमने कि प्रमुख रूप से उन चीज़ों को डिस्कस किया है जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। जैसे अवेयर प्लान था, IRFA प्लान था, ग्लोबल शील्ड प्लान था, ठीक। फिर यहाँ पर ये GOWA प्लान, तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएंगे आने वाले जैसे 1 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।